हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुलसीना। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन समझेंगे। इससे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, उसी हिसाब से ये लेक्चर तैयार किया गया है कि आप पूरा लेक्चर देखने के बाद इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकें। ये लेक्चर 2 है कार्बोहाइड्रेट्स का। लेक्चर 1 में मैंने कुछ बेसिक आइडिया और सिग्निफिकेंस समझाया था, तो जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो पहले उसको देख लें, तो फिर ये लेक्चर 2 समझने में आपको आसानी होगी। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन मेनली 3 तरह से करते हैं। एक तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट और नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों क्या है उसके हिसाब से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ये फर्स्ट है। दूसरा है शुगर्स है या नॉन शुगर्स है। और तीसरा क्लासिफिकेशन है वेदर इट इज़ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो पहले हम फर्स्ट वाला बात करते हैं, फिर सेकेंड थर्ड इसके बाद हम लोग बात करेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन है कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स पे और फंक्शनल ग्रुप पे, वो इस तरह से है। कार्बोहाइड्रेट्स में फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। एल्डिहाइड है तो इसको बोलेंगे एल्डोज, और अगर कीटोन है तो बोलेंगे केटोज। ये फंक्शनल ग्रुप पे क्लासिफिकेशन हो गया, ध्यान में रखेंगे। अब आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसी के नेम में हम लोग कुछ इस नंबर ऑफ एटम्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। एक है आपका एल्डो पेंटोज। तो देखना यहाँ पर डिफरेंट कलर में है। एल्डो यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन एटम्स, ओज का मतलब यहाँ कार्बोहाइड्रेट या शुगर से है। क्लियर। अगर कहीं लिखा हुआ है कीटो हेक्सोज, तो कीटोन हो गया फंक्शनल ग्रुप, हेक्सोज हो गया 6 कार्बन एटम्स, ओज कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। तो ये नंबर और फंक्शनल ग्रुप यहाँ से आपको नाम से भी समझ में आने लगेगा, या खुद से आप लिख भी सकते हैं। अब इसी फर्स्ट वाले में एक टर्म आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैकराइड्स। सैकराइड्स के बारे में लेक्चर 1 में बताया भी गया है कि ये इसका मतलब शुगर्स है, और जनरली ये ग्लूकोज से रिलेटेड ये नोमेनक्लेचर है जो आगे बढ़ा। तो सैकराइड्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, या फिर कार्ब्स हो, या शुगर्स हो, ये सभी टर्म आपस में इंटरचेंज होकर यूज होगा। कार्बोहाइड्रेट्स या CARBS कार्ब्स, सैकराइड्स या शुगर्स, ये सभी एक ही तरह का केमिकल सिस्टम है। अब देखो यहाँ पर सैकराइड्स मैंने डिवाइड किया है 2 तरह से, एक मोनोसैकराइड्स, एक पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स का मतलब है इसमें कार्बोहाइड्रेट का एक ही मॉलिक्यूल है, यानी ये सिंपल शुगर्स है। ध्यान देना, मोनोसैकराइड्स आर सिंपल शुगर्स। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ये फंडामेंटल बेसिक सिंगल कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि मोनोसैकराइड्स ही आपस में ग्लाइकोसाइड लिंकेज से ये पॉलीसैकराइड्स देता है, जो अभी हम लोग बात करेंगे। मोनोसैकराइड्स का एक खास बात है कि फर्दर अब ये किसी सिंपल शुगर में हाइड्रोलाइज नहीं होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है। जैसे कि ग्लूकोज है, राइबोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, एलोज है, गैलेक्टोज है, बहुत सारा ऐसा मोनोसैकराइड्स है जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। यही आपस में अटैच होके पॉलीसैकराइड्स देता है। क्लियर हो गया। तो मोनोसैकराइड्स आर सिंपल शुगर्स, कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, एंड दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसैकराइड्स। नेक्स्ट आता है पॉलीसैकराइड्स। नाम से ही पता चल रहा है, एक से अधिक यहाँ पर मोनोसैकराइड्स प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड शुगर्स। यानी दिस कंपाउंड शुगर या पॉलीसैकराइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज टू सिंपल शुगर्स या मोनोसैकराइड्स। अब पॉलीसैकराइड्स में 3 टाइप है, डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। अगर हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 मॉलिक्यूल मोनोसैकराइड्स का देता है तो उसको बोलेंगे डाइसैकराइड्स, जैसे कि सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। अगर ये हाइड्रोलाइसिस के बाद 3 से 10 यूनिट मोनोसैकराइड्स का देता है, मॉलिक्यूल देता है, तो इसको बोलेंगे ओलिगोसैकराइड्स, जैसा कि रेफिनोज है। ये 3 मोनोसैकराइड्स इसमें मौजूद होते हैं। और एक है फाइनली पॉलीसैकराइड्स। अब पॉलीसैकराइड्स अलग से देखना। अब सैकराइड्स में जो क्लासिफिकेशन है कुछ इस तरह से बढ़ेगा, मोनो, डाई, ओलिगो और फिर पॉली। ये अलग बात है कि ये सभी पॉली ही है।
पॉलीसेकेराइड्स का मतलब अब हम लोग बोलेंगे जिसमें 10 से अधिक मोनोसेकेराइड्स मिलता हो हाइड्रोलाइसिस के बाद। इसका एग्जाम्पल है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स है। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी टर्म भी समझ में आ गया होगा और सिंपल कंपाउंड किसको बोलते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब इस हाइड्रोलाइसिस को यहाँ समझो। मोनोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स हाइड्रोलाइसिस करके मोनोसेकेराइड्स देगा। जितना वाटर मॉलिक्यूल इसको हाइड्रोलाइसिस के चाहिए उतना ही इक्विवेलेंट मोनोसेकेराइड्स बनेगा। अगर n है तो n मोनोसेकेराइड्स मिलेगा। उसी तरह से मोनोसेकेराइड्स n वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके पॉलीसेकेराइड्स बनता है, क्योंकि मोनोसेकेराइड्स के एक मॉलिक्यूल से H और दूसरे मॉलिक्यूल से OH अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव कर देता है और तभी वो ग्लाइकोसाइड लिंकेज बनाता है। तो जितना ये पॉलीसेकेराइड्स को चाहिए मोनो देने में उतना ही रिमूव हो जाएगा पॉलीसेकेराइड्स बनने में। n अगर 2 है तो बोलेंगे डाइसेकेराइड्स 2 मॉलिक्यूल के लिए। 3 से 10 अगर n है तो ओलिगोसेकेराइड्स और 10 से अधिक है तो पॉलीसेकेराइड्स। ये आपको पहला क्लासिफिकेशन था। अब हम लोग बात करते हैं शुगर्स एंड नॉन शुगर्स पे। इसको भी बहुत जल्दी हम लोग देख लेंगे, इजी है। जैसे ही शुगर्स सेकेंड क्लासिफिकेशन आएगा, शुगर्स और नॉन शुगर्स। तो इसको ऐसे समझना है कि शुगर्स जो है एक तो स्वीट इन टेस्ट, पहला इसी के हिसाब से इसका नाम भी है, और दूसरा है ये वाटर सॉल्युबल है, और तीसरा है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो डेफिनिट है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल है जितना भी मोनोसेकेराइड्स है वो शुगर्स है, जितना भी डाइसेकेराइड्स है वो शुगर्स है, और मोस्ट ऑफ द ओलिगोसेकेराइड्स आर शुगर्स है। नॉन शुगर्स टेस्टलेस, ये वाटर सॉल्युबल है तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, नॉट वाटर सॉल्युबल। तीसरा क्रिस्टलाइन है, ये हो जाएगा एमॉर्फस, मतलब जिसके अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर हो। इसका एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड्स, यानी स्टार्च है, सेलुलोज है, दीज आर नॉन शुगर्स। ये भी समझ में आ गया क्लासिफिकेशन। अब जो थर्ड वन है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, इसमें हम लोग बात करेंगे दूसरे लेक्चर में। ऐसे ध्यान रखना, रिड्यूसिंग शुगर उसको बोलते हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो या फिर ओसाजेन का फॉर्मेशन करता हो। तो जितना मोनोसेकेराइड्स है वो जनरली रिड्यूसिंग शुगर होता है। डाइसेकेराइड्स में सुक्रोज को छोड़ के बाकी ये दोनों रिड्यूसिंग है, और सुक्रोज है, पॉलीसेकेराइड्स है, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। जो टॉलेंस टेस्ट नहीं दे, फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं दे, ये नॉन रिड्यूसिंग। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशली मोनोसेकेराइड्स पे, क्योंकि मोनोसेकेराइड एक इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है जो फर्दर किसी दूसरे सिस्टम पॉलीसेकेराइड्स को फॉर्म भी करेगा, उसके प्रॉपर्टीज़ को भी समझाएगा। अब हम लोग मोनोसेकेराइड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी का स्ट्रक्चर, इसी में प्रेजेंट जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसी दूसरे सेकेराइड्स के प्रॉपर्टीज़ को बताएगा, और साथ ही साथ जो लिंकेज होगा पॉलीसेकेराइड्स के लिए वो इसी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा। मोनोसेकेराइड्स के बारे में ध्यान रखना कि जितना भी नेचुरली अकरिंग मोनोसेकेराइड्स है वो डी फॉर्म में है, नंबर 1। नंबर 2, ओनली 4 मोनोसेकेराइड्स है जो नेचर में मौजूद है, वो है डी प्लस ग्लूकोज। डी यहाँ पर एक कन्फिग्रेशन है डी और एल जो ग्लिसरल्डिहाइड से रिलेटेड है कुछ इस तरह से। ग्लिसरल्डिहाइड जो है एल्डोट्रायोज का मेंबर है, C3H6O3। इसमें एक कायरल कार्बन है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अगर OH राइट साइड में हो, नीचे से देखना है, व्यू फ्रॉम बॉटम, नीचे वाले कार्बन से,
ये लास्ट कार्बन है, ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, ये आप ऐसा भी कहेंगे ये लास्ट कायरल कार्बन है। अगर OH ग्रुप राइट साइड हो तब इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज एक्चुअली डी फॉर्म, ये डी फॉर्म है। और अगर लास्ट कायरल कार्बन पे OH अगर लेफ्ट साइड हो तो दिस इज कॉल्ड एल फॉर्म। तो ये ध्यान देना, डी और एल जो है कन्फिग्रेशन कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड्स में यूज किया जाता है। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिलेटेड वो रिलेटिव कन्फिग्रेशन है, तो डी यहाँ पर उसी से रिलेटेड सेंस है। और ये जो प्लस है ये ऑप्टिकली एक्टिव प्रॉपर्टीज़ को बता रहा है। ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, माइनस रहता तो लेबोरोटेटरी। तो नेचर में जो मोनोसेक्राइड्स मौजूद है ग्लूकोज वो डी प्लस के फॉर्म में है। ये वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स में है, हनी में है। दूसरा जो नेचुरल अकरिंग मोनोसेक्राइड्स है वो है डी माइनस फ्रक्टोज, ये फ्रूट्स में है, फ्रूट शुगर भी इसको बोलते हैं, हनी में है। तीसरा है डी प्लस ग्लैक्टोज, ये लैक्टोज में है जो मिल्क शुगर है। और चौथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है डी माइनस राइबोज, ये ध्यान देना, ये DNA, RNA, ATP, ADP इसमें जो शुगर होता है वो डी राइबोज होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे मोनोसेक्राइड्स। अब हम लोग बात करते हैं कि मोनोसेक्राइड्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कैसे बात करते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल्डोज, कीटोन है तो कीटोस। ये जो नंबर है वो इसके नाम में नजर आएगा, एल्डोट्राइओस, एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप ट्राई का मतलब कार्बन 3। उसी तरह से कहीं भी आप चेक कर लो, यहाँ देखो कीटोहेक्सोज, फंक्शनल ग्रुप कीटोन, कार्बन का संख्या 6 तो हेक्सोज। कुछ इस तरह से बात करते हैं। यहाँ पर देखना कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स को लिखा हुआ है। एल्डोट्राइज में मैंने लिया है ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें 2 कन्फिग्रेशन होगा डी और एल। कीटोट्रायोज में एक ही है DHA, ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन, इसमें कायरल कार्बन नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। बाकी सभी में कायरल कार्बन है। जितना कायरल कार्बन होगा उतना ही 2 टू द पावर उस कायरल कार्बन के संख्या यानी 2 टू द पावर n के हिसाब से नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स होता है। तो किसी भी फैमिली में, किसी भी फंक्शनल ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स पे। फिलहाल मैंने जो है लिस्ट में दिया है कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे एल्डोटेट्रोज में तुम्हारा 4 मेंबर्स है। 4 मेंबर्स का मतलब 2 पेयर डी और एल का, एक है एरिथ्रोज थ्रियोज और इसी का कीटो फॉर्म में है एरिथ्रुलोज, इसमें 2 मेंबर है, एक ही पेयर है डी और एल का। उसी तरह से एल्डोपेंटोज में राइबोज आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है राइबोज किस फैमिली का है। इसमें 4 पेयर है डी और एल का, यानी टोटल 8 मेंबर्स होगा। 8 मेंबर्स का मतलब 4 पेयर ऑफ डी और एल। और इसी 5 कार्बन में जो कीटो फैमिली है कीटोपेंटोज में वो है राइबुलोज, जाइलुलोज, इसमें 4 मेंबर है यानी 2 पेयर है, इसका भी DL, इसका भी DL, 2 मिलाकर 4। और एल्डोहेक्सोज में टोटल 16 मेंबर्स है यानी 8 पेयर्स ऑफ DL। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। और कीटोहेक्सोज में मेन है फ्रुक्टोज, इसमें 8 मेंबर्स है यानी 4 पेयर है इसमें डी और एल का। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड्स में अगर फीसर प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो फीसर प्रोजेक्शन का मतलब है ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये ए साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है। तो फीसर प्रोजेक्शन में जो नंबर ऑफ कायरल कार्बन होगा वो हो जाएगा n, और ये एल्डोज के लिए ये हो जाएगा n का वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -2 एल्डोज के लिए। और अगर ये कीटोज है तो इसके लिए n का वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -3। ये ध्यान रखना, कीटोन फैमिली के लिए कायरल कार्बन जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -3,
और एल्डिहाइड फैमिली के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -2, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये एल्डिहाइड के लिए। और जितना कायरल कार्बन होगा उससे हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, और यही तुम्हारा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है जो किसी भी फैमिली में नज़र आ रहा है। ये हो जाएगा 2 to the power n, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है किसी भी फैमिली का। जैसे देखो एल्डोपेंटोज, तो एल्डोपेंटोज में इस पे थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। एल्डोपेंटोज ध्यान से सोचो, कार्बन कितना 5, तो n कितना, n हो जाएगा एल्डिहाइड के लिए कार्बन एटम -2, तो 5 - 2 यानी 3, तो आइसोमर्स कितना हो गया, स्टीरियो आइसोमर्स, ये हो गया 2 to the power 3 यानी 8, टोटल 8 मेंबर्स। अब देखो 8 मेंबर्स, तो 8 मेंबर्स में क्या होगा, DL का 4 पेयर होगा, 4 पेयर ऑफ DL। इस तरह से हम लोग मोनोसेक्राइड्स के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहा है उसे एल्डिहाइड फैमिली में 2 टाइम्स मेंबर बढ़ रहा है और कीटोन में भी 2 टाइम्स बढ़ रहा है। किसी भी एक पार्टिकुलर कार्बन एटम के लिए 5 के लिए जितना एल्डिहाइड का मेंबर है उसका हाफ कीटोन का मेंबर्स है ना। अगर ये 8 है तो 4 है, 16 है तो 8 है। ये कीटो ट्रायोज यानी DH में कोई कायरल कार्बन नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के बारे में। क्लियर? अब हम लोग कुछ बेसिक आइडिया डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स का देखते हैं। इसमें 2 चीज़ देखेंगे, इसका एग्जांपल्स क्या है, कितने तरह किस किस मोनोसेक्राइड्स से ये कंपोज्ड होते हैं और किस तरह का ग्लाइकोसाइड लिंकेज है। केवल मैं लिंकेज समझा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट लिंकेज और कंपोनेंट पूछेगा। बाकी लिंकेज कैसे हुआ ये हम लोग स्ट्रक्चर में सीखेंगे। क्लियर? तो डाइसेक्राइड्स में पहला एग्जांपल है सुक्रोज। ये केन शुगर या बीट शुगर का कंपोनेंट है। इसमें D+ ग्लूकोज और D- फ्रक्टोज होता है। इसमें ग्लाइकोसाइड लिंकेज है C1 अल्फा C1 बीटा। C1 अल्फा इसके लिए और C1 बीटा इसके लिए। अल्फा बीटा से अभी कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये एनोमर्स है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है माल्टोज, जो माल्ट शुगर का कंपोनेंट है। इसमें 2 मॉलिक्यूल D+ ग्लूकोज का होता है। इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है C1 अल्फा और C4। ये सब आप ध्यान में रखेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपका बनेगा। थर्ड एग्जाम्पल है लैक्टोज, मिल्क शुगर। D+ ग्लूकोज और D+ ग्लैक्टोज के कंपोजिशन से ये उसके अटैचमेंट से बनता है। इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है C1 बीटा और C4। आप केवल लिंकेज और इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है ओलिगोसेकेराइड्स। इसका केवल मैंने एक एग्जांपल लिया है रेफिनोज। ये ट्राइसेकेराइड्स है। इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है और ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल है। इसका आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये बनता है। नेक्स्ट वन इज पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स का 2 बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, स्टार्च, सेलुलोज। स्टार्च में भी D+ ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स है। इसमें N मॉलिक्यूल्स लेके चल दिए, जो 10 से ज़्यादा, बहुत 100,000 भी हो सकता है। और सेलुलोज में भी D+ ग्लूकोज ही इसका मेन मोनोसेकेराइड्स है। मतलब स्टार्च और सेलुलोज दोनों में मोनोसेकेराइड्स D+ ग्लूकोज है, यहाँ भी D+। स्टार्च में 2 तरह का लिंकेज होता है, एक स्ट्रेट लिंकेज, स्ट्रेट चेन, एक होता है स्ट्रेट और प्लस ब्रांच। अगर स्ट्रेट चेन हो स्टार्च में तो इसको बोलते हैं एमाइलोज, और अगर स्ट्रेट और ब्रांच दोनों हो तो इसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च में 2 तरह का लिंकेज है। अब ध्यान रखेंगे लिंकेज, अगर एमाइलोज है तो C1 अल्फा C4 और एमाइलोपेक्टिन है तो C1 अल्फा C4 एंड C1 अल्फा C6। यहाँ ध्यान देना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बनेगा। स्टार्च का एग्जाम्पल है पोटैटोज, राइस, इसका एक एग्जाम्पल्स है, यहाँ मौजूद है ये स्टार्च। सेलुलोज में भी D+ ग्लूकोज इसका मोनोसेकेराइड्स है। इसमें स्ट्रेट चेन है और ये C1 बीटा और C4 लिंकेज से बना होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज क्लासिफिकेशन में बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिली है। मैंने उसी तरह से लेक्चर तैयार किया है कि एक तो आपको समझ में आ जाए और दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जल्दी से बना दें। बाकी जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।